हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बेदार है। आज आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे साथ मजहर अब्बास साहब हैं, जो कि हमारे मेहमान हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो मजहर भाई, आप जो है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मजहर अब्बास है और मेरे पिता का नाम मास्टर काजिम रजा है और मैं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से जलालपुर से बिलोंग करता हूं। और मेरा इस साल जो नीट का स्कोर है वो 670 है और ऑल इंडिया रैंक 2719। मजहर भाई, आप सबसे शुरुआती पढ़ाई आपने सबसे पहले कहाँ से की है? शुरुआती पढ़ाई जो है मेरी मकतब जाफरिया से हुई है। तो कभी ऐसा लगा आपका मकतब जाफरिया में आप शुरुआत में ही अच्छे थे पढ़ने में, या जो है पिछली जो कहते नहीं है कि जो है बैक बेंचर तो उसके बारे में जो है, या बैक बेंचर थे आप या पढ़ाई में अच्छे थे, ऐसा था मकतब से ही शुरुआत में मतलब थे आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं? आप नीट क्वालिफाई किया आपने? देखिए, मैं एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर था कह सकते हैं, पर बहुत क्रीमी स्टूडेंट नहीं था मैं। मतलब एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर। और जो क्लास टीचर थे मतलब वो भी तारीफ करते थे कि तुम आगे जाके कुछ ना कुछ करोगे। तो एक हौसला रहता था कि आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो उससे काफी मोटिवेशन मिला और एक दिमाग में रहता था। और क्लास में जो पोजीशन थी वो मतलब टॉप 10 में रहती थी हमेशा, और कभी टॉप भी किए हैं मतलब क्लास में, मकतब में। और ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉपर ही थे, एक एवरेज स्टूडेंट होता है उससे थोड़ा सा ऊपर थे। तो मजहर भाई, आप जो है उसके बाद मदरसे के बाद आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? जैसे जूनियर है 11 12 तक आपने कहाँ से पढ़ाई की है? जी, मदरसे के बाद जो है मतलब कई सारे स्कूल हैं यहाँ पे। तो उस समय जो है मसूद अख्तर का नाम काफी चर्चे में था। वहां से मतलब टॉपर वगैरह जो थे और था, नाम था। और पिताजी बोले कि अगर मतलब कि बढ़िया करना है तो वहाँ का जो रिजल्ट काफी शानदार रहता है। टॉपर जो यहाँ के निकलते थे वहीं के रहते थे मसूद अख्तर में। तो हमको यही था कि मतलब एक बेहतर एजुकेशन अगर हासिल करनी है तो मसूद अख्तर मुझे बेस्ट लगा, तो वहाँ पे हमने एडमिशन लिया क्लास 6 में। तो ये आपको दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है? ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इनिशियली मेरा मेडिकल में जाने का कोई प्लान नहीं था। मतलब क्लास 5 तक हम लोग जैसे स्टूडेंट थे जो मतलब अच्छे स्टूडेंट जो था कि हाँ आगे चल के कुछ करना है, तो हम लोग का था कि मतलब एजुकेशन में ही कुछ करना है। और मेरा ये रहता था कि पापा जो है मास्टर और चाचा वगैरह जो है सब सरकारी नौकरी वाला है, तो मेरे भी दिमाग में था कि सरकारी मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, फिर जब क्लास 9 तक पहुंचे तो उसके बाद यहाँ जब देखा कि डॉक्टर्स वगैरह की काफी रिस्पेक्ट रहती है और थोड़ा सा मेरा नेचर जो है हेल्पिंग नेचर का भी है, तो और डॉक्टर का नाम सेकंड नेम ऑफ गॉड बोलते हैं। तो हमने सोचा कि सोसाइटी के लिए अगर कुछ अच्छा करना है तो वहीं से मतलब एक इंस्पिरेशन थी कि अगर कुछ करना है सोसाइटी के लिए, लोगों की हेल्प करनी है, तो वहीं से ख्याल आया डॉक्टर बनने का। तो ये उसके बाद जैसे आप 12th कर चुके, उसके बाद आप कहाँ गए, कैसे तैयारी की नीट की? इतना बड़ा एग्जाम इंडिया का, तो आपने कैसे तैयारी की? इतनी भाई इसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट देना पड़ता है। तो कैसे आपकी तैयारी कहाँ से हुई है? कौन सी कोचिंग थी आपकी? वहाँ का माहौल क्या था, कैसा था, आपका रूटीन क्या था? जी, क्लास 10 तक मैंने मसूद अख्तर में जो है पढ़ाई की। क्लास 10 के बाद जो है 11 12 में ही मतलब घर वाले ने बताया कि अगर एक स्ट्रांग जो बेस बनाना है तो बाहर जाना चाहिए। तब क्लास 10 के बाद से ही मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है जो फाउंडेशन होता है वो मजबूत हो जाता है। तो यही सोच के जो घर वालों ने कानपुर में न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में 11 12 के लिए एडमिशन करा दिया हमारा। वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई नीट की। तो जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले आप 10th यहाँ का देने के बाद, 10th बोर्ड का एग्जाम देने के बाद आप कानपुर गए, न्यू लाइट में एडमिशन लिया, फाउंडेशन कोर्स किया। फाउंडेशन के बाद जो है आप उसी न्यू लाइट में ही थे, या उसके बाद जो है आप
कि और दूसरी कोचिंग में गए तैयारी करने के लिए? 11th-12th करने के बाद जो है वहाँ के मतलब जो इंडिविजुअल मतलब जो कोचिंग्स होती है वहाँ उस टाइम जो मैं था जो है काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर और नामी गिरामी टीचर्स हैं वहाँ इंडिविजुअल के लिए। तो मुझे लगा अगर क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा वीक थी, 11th-12th करने के बाद थोड़ा फिजिक्स वीक रह गई थी, तो हमको लगा जो है कोई इंडिविजुअल जो है टीचर फिजिक्स के लिए स्पेशली मतलब वहाँ ढूंढा जाए। उसके बाद जो ऐसे ही केमिस्ट्री की इंडिविजुअल जो है और बायो के भी 11th-12th के बाद जो है हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वहाँ से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। नीट में ये सब्जेक्ट में जो है किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है, किसी में ज्यादा है, फिजिक्स लोगों को बहुत डराती है नीट में। या कभी आपको ऐसा लगा था कि यार फिजिक्स नहीं हो पाएगा, बाकी 3 सब्जेक्ट से काम चलाते हैं, ऐसा कुछ सोचा था? कभी ऐसा हुआ था? जी, क्योंकि जब टेस्ट वगैरह होते थे तो फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आते थे, तो पिताजी को भी मतलब बहुत बार बार कहते थे कि तुम जो है बायोलॉजी तुम्हारी स्ट्रांग है तो थोड़ा फिजिक्स पे ध्यान दो, फिजिक्स पे ध्यान दो। तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब स्ट्रांग करने के लिए फिजिक्स मैं 2-2 टीचरों से मतलब फिजिक्स पढ़ता था। मतलब एक साल में 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार मतलब एक टीचर से सुबह को फिजिक्स के लिए और एक बार शाम को फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में हमने काफ़ी वर्क किया, जिससे क्या हुआ कि फिजिक्स में मेरा स्कोर काफ़ी मतलब माशाल्लाह बढ़िया भी है। तो इस तरीके से वर्क करके बढ़िया जो है उस पर टाइम दे के थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ भी होती है। नीट एस्पायरेंट के लिए अगर 90% पूछा जाए तो यही बोलेंगे कि फिजिक्स टफ लगती है, पर एक्चुअली होता क्या है कि फिजिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल होता है, अब बायोलॉजी में थ्योरी होती है। तो यही होता है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर किसी की वीक भी है मतलब फिजिक्स से वीक भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसे मेरा हुआ है, क्योंकि मेरी वीक थी फिजिक्स मतलब, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट हुआ। तो नीट कभी आपको लगा कि नीट नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा महसूस हुआ था आपको तैयारी करते हुए, जब आप कानपुर में थे तैयारी कर रहे थे, कभी आपको लगा था कि नीट नहीं हो पाएगा? ऐसा कभी हुआ था? हाँ, एक वक्त था जब हमने 2021 में जब पेपर दिया था नीट का, तो हमने फुल मतलब अपना पोटेंशियल लगा दिया था कि इस बार तो निकालना ही निकालना है चाहे जो हो जाए। और उस टाइम जो है मेरे मार्क्स जो है 548 आए थे। उस टाइम मतलब मैं एकदम टूट गया था। मैं जो दोस्त वगैरह थे उनसे बोला था यार कि मतलब अब क्या किया जाए। मतलब मैंने हर चीज़ करके देख लिया, मतलब जो है हर चीज़ कट ऑफ करके कि अपने आप को पूरा झोंक के कि बस यही मेरे लिए सब कुछ है, और फिर भी मेरा नहीं हुआ था। तो उसी टाइम 2021 में जब मैंने दिया था और मेरे 548 मार्क्स आए थे, तो एकदम बस लगा था कि अब कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए। मतलब एक बार बहुत डिमोटिवेट हो गया था, पर बहरहाल एक अंदर से हिम्मत आई तो आगे के लिए जो है स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिपरेशन। जब आप डिमोटिवेट हो गए थे उसके बाद आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ से मोटिवेशन आपको मिला जो 2 साल बाद इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली? नीट में 670 लाना बहुत बड़ी बात है। शायद यहाँ जलालपुर का जो है ये हाईएस्ट स्कोर है नीट में, या मैं समझता हूँ जलालपुर नहीं, पूरे अम्बेडकर नगर का हाईएस्ट स्कोर 2nd 3rd है। तो ये जब डिमोटिवेट होने के बाद आपने मोटिवेशन लिया, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? 2021 के बाद 2 साल लग गए आपको क्वालिफाई करने में, वो वहां से निकलना ये बहुत ही आसान काम नहीं है। डिमोटिवेट होके आपने मोटिवेशन लेके फिर उसके बाद दोबारा पूरी तैयारी करना पड़ा आपको। तो ये डिमोटिवेशन से मोटिवेशन में आए, कैसे मोटिवेशन में आए आप? जी, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो था, जब मैंने मतलब घर पे बात की तो मुझे ये फील हुआ कि मैं ज़्यादा ही मतलब कुछ सोच रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा था कि इतना मतलब घर वाले इतने साल पढ़ा रहे हैं, पैसा कितना मतलब मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर जब मैंने फादर से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम इन सब की चिंता मत करो, एक बार तुम मेरी तरफ से पढ़ के देखो। मतलब तुम हर चीज़ भूल जाओ कि ठीक है तुमने 100% दिया, ठीक है नहीं हुआ, मतलब पैसा लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उन सब से हट के एक बार मेरी तरफ से मतलब मेरी तरफ से जाओ तुम। मतलब फिर उस 2022 में की बात है कि उन्होंने कहा कि कोटा चले जाओ। फिर वहाँ से जो है एक हिम्मत मिली कि कोटा शिक्षा की नगरी,
हो सकता है मतलब वहाँ किस्मत खुल जाए। फिर 2022 में हिम्मत जुटा के हम कोटा चले गए प्रिपरेशन करने के लिए। तो 2022 में आपने जैसा कि बताया 2022 में कोटा गए, तो कोटा और कानपुर, यूपी में देखा जाए तो कानपुर, इंडिया में देखा जाए तो कोटा, तो कितना डिफरेंस है तैयारी में, नीट की तैयारी के लिए कानपुर और कोटा में, कौन बेस्ट है दोनों में? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों जगह पहली बात यह है कि कोचिंग, मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस किया हूँ, कोचिंग का इम्पोर्टेंस उतना ही होता है कि एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, मेनली पढ़ाई आपको करनी होती है। बट एक चीज़ कोटा और कानपुर में जो मुझे मेजर डिफरेंस ये लगा कि वहाँ का मतलब जो एकेडमिक मतलब जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब कि कानपुर में थोड़ा सा मैं सिस्टम का क्या है कि हर लड़के पे या फिर और जो स्टडीज़ के अलावा जो स्टूडेंट को दिक्कत आती है वो उतना मतलब ख्याल नहीं रखा जाता है। और कोटा में मतलब कि आपको हर चीज़ के लिए इमोशनली, और आपकी अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, कुछ भी दिक्कत हो गई, आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं। और कानपुर से ज़्यादा जो कम्पिटिटिव माहौल वहाँ लगा मुझे कोटा का लगा, क्योंकि जब वहाँ टेस्ट जब हम लोग दे के आते थे लगता था कि एक्चुअल नीट का पेपर दे के निकल रहे हैं। मतलब हर लड़का, चाय की टपरी हो गई, वहाँ डिस्कशन करता था कि भाई तुमने कौन सा क्वेश्चन सही किया यार, ये मेरा गलत हो गया। तो एक अलग ही माहौल वहाँ से। जब आप तैयारी कर रहे थे कानपुर या कोटा, कहीं भी आप जहाँ भी तैयारी कर रहे थे आप, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? फाइनेंशियली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा किसने किया? फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करूं तो मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने कभी कमी महसूस होने ही नहीं दी। मतलब मुझे कभी भी पैसों के लिए जो है, ये माशाल्लाह से ऊपर वाले का वो है कि अब्बू ने कहा जो है किसी भी कोचिंग में पढ़ना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, बुक्स वगैरह लेनी हो, या फिर हॉस्टल में रहना है कि पीजी में रहना है, बस इन्वायरमेंट तुमको बेस्ट मिलना चाहिए। और इमोशनल की बात करूं तो इमोशनल में जैसे मेरे चचा हो गए, अंकल हो गए, उन्होंने इमोशनली तो बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो फ़ोन करते रहते थे अक्सर कि अगर पैसे की भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, मेंटली जो है, इमोशनली जो है, और फाइनेंशियली जो है, पर फाइनेंशियली तो अब्बू ने कभी दिक्कत आने ही नहीं दी। और उसके अलावा जो है मम्मी जो है, इमोशनली जो है सबका कनेक्ट होता है सबसे ज़्यादा मम्मी से, तो मेरा भी वही था। जब कभी मतलब इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तो मम्मी होती थी। और एक चीज़ और है कि जब इमोशनली मुझे सपोर्ट चाहिए होता था तो दोस्त वगैरह जो मेरे थे, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ऊपर वाले का ये भी है कि दोस्त जो है काफ़ी अच्छे मिले मुझे। इमोशनली सपोर्ट की अगर कभी भी ज़रूरत होती थी, मतलब कभी मार्क्स कम आए, क्योंकि जो फील्ड में होता है वो बेहतर समझ सकता है। जैसे जब कभी हाँ, अब अब्बू का क्या था कि फील्ड थोड़ा सा अलग थी। अब जैसे मार्क्स कभी कम आ गए, कि केमिस्ट्री में कम आया, कभी फिजिक्स में कम आया, तो दोस्त वगैरह जो है काफ़ी मतलब हेल्प करते थे। और सोचते थे कि मतलब मेंटली स्टेटस मेरा जानते थे कि किस लेवल का है ये बंदा, मतलब क्या पढ़ता है, क्या दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से वो लोग भी गाइड करते थे। तो नीट में जलालपुर के अलावा पूरे इंडिया से बहुत से लोग तैयारी करते हैं। जो लोग 500 प्लस, जैसे 520, 550, 580, 600, और पिछली बार तो मैं समझता हूँ 598 पे रैंक गई थी, है ना, टोटल। इस बार इतना हाई कट ऑफ गई उसके लिए, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जो 500 प्लस हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे वो लोग और आगे जो है अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं? जो 520, 550, 580 जो जितना भी मिलता हो उनका, तो कैसे वो लोग स्कोर और बढ़ा सकते हैं? कुछ आइडिया आपके पास इसका कुछ? मैं बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि 3 साल से मेरा 500 प्लस नंबर ही आ रहा था। हाँ, तो इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरी गलती जो थी, मेरी गलती ये थी कि कोचिंग से, बड़े बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह जो है, अब आप अगर देखेंगे पिछले 4-5 साल का अगर रिकॉर्ड नीट का आप देखेंगे, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 95 से मैं तो कहूँगा कि 98% जो है
केवल 180 में जो है 4-5 क्वेश्चन को आप जो है निकाल दीजिए तो प्योर एनसीईआरटी से आता है। और पहले क्या रहता था कि हम लोग जो है इधर ये बुक लगा लिया, वो बुक लगा लिया, यहाँ देख लिया, यूट्यूब देख लिया, देख लिया, ये भी गलती होती है। उससे क्या होता है कि रिसोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और रिसोर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मतलब जो माइंड होता है एक जगह फोकस नहीं हो पाता है। और मेनली जो है अब जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। जो 500 प्लस वाले बच्चे हैं या फिर 550 प्लस है, या जो मतलब कोर पे अटके हैं, उनको एक ही सलाह दूंगा कि जो आपकी नोट्स वगैरह है उसको बार बार पढ़िए और एनसीईआरटी पे 100% फोकस हो जाइए। और एक चीज़ और है जो मतलब 2 साल में मुझे लगी, मेरी कमी जो लगी वो ये थी कि नंबर ऑफ टेस्ट कम देना। लगता था कि सब आ रहा है। उससे क्या होता है कि केवल आप रूम पे बंद होके पढ़ते हो तो लगेगा कि बार बार पढ़ोगे कि सब कुछ आ रहा है, और जब टेस्ट देने जाओ तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमको लगता है कि सब कुछ आता है, और जब वहाँ पे मतलब जब जाओ ना तो फिर क्या होता है कि हमने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, लैंग्वेज नहीं पढ़ी। अब जैसे फिजिक्स में पिछली बार मेरा क्या हुआ था कि लैंग्वेज में मेरा 4-5 क्वेश्चन में मतलब जो है मैं गड़बड़ कर दिया था। पता चला एंगल जो है वर्टिकल से लेना है, हॉरिजॉन्टल से लेके चला आया मैं एंगल। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, खास तौर से रिपीटर्स जो हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि जिनका 550 है, 500 है, जो कोर पे अटके हैं, उनको यही कहूँगा नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। क्योंकि ऐसे बच्चों को मैं देखा हूँ, मैं खुद वही रहा हूँ, सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। लगेगा सब कुछ आ रहा है और नीट में पता चला गए तो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट उसको पढ़ के आ गए मतलब जो है। और यस और नो वाला जो होता है उसमें मतलब कहीं थोड़ा समझने में दिक्कत आ गई, वहाँ पे ऐसे होता है। तो हमको क्या है कि जो रिपीटर्स होंगे उनको यही सलाह दूंगा कि नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और 100% एनसीईआरटी पे फोकस हो जाए, इंशाल्लाह जो है बेहतर होगा। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आजकल माहौल चल रहा है लॉकडाउन जब से हुआ है उसके बाद से ऑनलाइन का, तो आपको क्या लग रहा है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन? ये लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन? देखिए, एक चीज़ है कि मैं एकदम प्योरली बता दूं, आप किसी को ऑफलाइन का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब ऑफलाइन तो ऑफलाइन है। अब ऑनलाइन भी बेटर है, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है टीचर से स्टूडेंट का, या फिर आप एग्ज़ाम हॉल में मतलब जब मेन नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आपका ऑफलाइन पेपर और पेन पे भी उसी पे होगा, और ऑनलाइन आप पेपर जब देंगे आप कंप्यूटर पे बैठे होंगे, वहाँ पे आपकी हैबिट कुछ दूसरी होगी। मगर मेरी नज़र में अगर देखा जाए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन मेरे हिसाब से बेस्ट है। मगर अगर अब जब देखा जाए जैसे PW वगैरह आ गया, 1-2 और ऑनलाइन कोचिंग आ गई है, तो इससे ये भी है कि जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसा जो है, और टैलेंटेड लड़के हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी अब माशाल्लाह से अच्छे रिजल्ट ऑनलाइन वाले भी आने लगे हैं। तो अगर जिनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं होगी उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन ही पढ़ें, आपके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस ये कि टेस्ट वगैरह जो होगा वो पेन और पेपर से ही दीजिएगा। अगर आपको ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सेंटर्स वगैरह नहीं है, तो आप फोटोशॉप वाली दुकान से पेपर निकलवा के उसका प्रैक्टिस जो है ऑफलाइन ही करिएगा, और कोचिंग ऑनलाइन कर दीजिएगा। कोई जो नए स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में आप कुछ बताएं। नए स्टूडेंट जो हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अब जो है जिस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें ये है कि आपको ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नीट एग्ज़ाम के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो पहली बात ये कि आप अपना बेसिक मजबूत कर लीजिए। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो अब एनसीईआरटी उसके बाद 11-12 की वही पढ़नी है, बेसिक स्ट्रांग होगा और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोई भी कोचिंग के मतलब अच्छे टीचर हैं, कोई भी कोचिंग को एक सीरियसली फॉलो कर लीजिए और नोट्स वगैरह जो है उसको प्रॉपरली जो है पढ़िए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसे एनसीईआरटी खुद से रीड करके उसकी शॉर्ट नोट वगैरह बना के पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा जो है। आप जलालपुर से बिलोंग करते हैं, तो जलालपुर के जो तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे जलालपुर के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में कोई नसीहत?
जलालपुर के बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि खास तौर से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ड्रॉपर वाला है, क्योंकि मुझे मतलब 5 ड्रॉप लग गए। और मैं यही कहना चाहूंगा जो ड्रॉपर लोग हैं, जिनका कुछ नंबरों से रुक जा रहा है, जलालपुर के जो स्टूडेंट हैं, वो एनसीईआरटी पे 100% फोकस हो जाएं। जो भी मतलब इधर उधर का मॉड्यूल है उसको कम से कम कर दें। और नंबर ऑफ टेस्ट कोई लिमिट ही नहीं है, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। मेरा इस बार का एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कम से कम मैंने 70-75 टेस्ट दिए थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जो है एक दिन में 2 भी टेस्ट दिया। तो जो जलालपुर के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको यही कहूँगा, और खास तौर से जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उनको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और 100% एनसीईआरटी पे फोकस हो जाएं, और इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। जब नीट का रिजल्ट आया था तो आपने कैसे देखा, और देखने के बाद क्या महसूस हुआ, कब लगा, कौन बताया आपको, या आप खुद को पता था कि जो है आज रिजल्ट आएगा? कैसा महसूस हुआ था, कैसा फील हुआ था ये सुनने के बाद? और ये स्कोर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका रहा, 720 में 670 लाना बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। तो कैसा फील हुआ था आपको जब रिजल्ट आपने देखा था? रिजल्ट के दिन मतलब जो न्यूज चल रही थी कि 10 बजे के आसपास जो है आपका रिजल्ट आएगा, तो फोन मेरे हाथ में ही था, और दोस्त वगैरह के साथ मोहल्ले में से टहल रहे थे, फोन हाथ ही में था, और दिल की धड़कनें जो है तेज थी उस टाइम, और दोस्त वगैरह थे। अब जैसे ही मतलब कहीं से मुझे मैसेज आया दोस्त का कि रिजल्ट आ गया है, तैसे ही फोन जो है, दोस्त थे अगल बगल में, दोस्त यार के साथ जो है टहल रहा था मोहल्ले में, बस ऐसे नीट बाद एंजॉय कर रहा था, और पता था आज रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट मैंने खोला, बस वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कह सकते हैं आप उसको, कि मतलब अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जो लाइफ में मिली है उसी टाइम थी। और खुशी के मारे मैं दौड़ता हुआ घर पे गया कि सबसे पहले मैं पापा को इन्फॉर्म करूंगा। घर पे गया, मम्मी वगैरह जो है, क्योंकि रिजल्ट जब मैं खोला तो 10:30 बज गया था, मम्मी वगैरह सो गई थी, सबको जगाया और घर में एक अलग ही माहौल हो गया, सब जग गए हैं एकदम। उसके बाद से जो है चाय वगैरह बन रही है, सब बैठ के बातें कर रहे हैं। वो मोमेंट में हमेशा जो है एक यादगार है मेरे लिए, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ वो था। तो ऐसा लोगों का कहना है कि जलालपुर आज़ादारी का मरकज है, तो इस बार नीट में जलालपुर से 5 सिलेक्शन हुए, तो आज़ादारी के साथ साथ एक इल्मी अदब में भी जलालपुर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज़ादारी के साथ साथ एक ऐसा 5 लोगों का सिलेक्शन होना नीट में, ये बहुत ही अच्छी बात थी जलालपुर के लिए भी और अंबेडकर नगर के लिए भी। जी, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि जो जलालपुर में जो आज़ादारी होती है अच्छी बात है, मतलब वो सब करना चाहिए। और उसके साथ साथ इल्म में भी हमारे इस्लाम में जो है इल्म के लिए भी बहुत मतलब बड़ी तरजीह दी गई है, कि कहते हैं कि कुरान में जो पहली आयत आई है इकरा, मतलब पढ़ो इल्म हासिल करो, और आज़ादारी भी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। पर एक चीज़ है कि जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, जैसे कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है, क्लास 10th का एग्ज़ाम है, किसी का 12th का एग्ज़ाम है, कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, IIT हो गया, JEE हो गया, मतलब नीट हो गया, और कोई कंपटीशन हो गया, मैं उनसे वह यही कहूँगा कि ये भी ज़रूरी है, साथ साथ वो भी ज़रूरी है, पर यह है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ जाइए, और जब तक आपका मतलब एक है कि एक पर्टिकुलर टाइम वगैरह, जैसे आपकी अंजुमन भी यहाँ होती है, अब आपकी अंजुमन पढ़ रही है, अगर आपका ऐसे मन है तो वहाँ जाइए, ज़ियारत वगैरह कर लीजिए, और उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से जो है आपको आज़ादारी करने के बाद जो है आप फिर से वापस आ जाइए, और मेन फोकस जो है जो एजुकेशन पे आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ आपका फोकस होना चाहिए। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली आपको नीट में 670, और ये लोगों का कहना है कि ये मोबाइल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा करता है, तो ये आप GF और मोबाइल फोन से कैसे दूर रहे? देखिए, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जब मैं इनिशियल डेज में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास वो डब्बे वाला फ़ोन था। इनिशियली जो है मैं डब्बे वाला फ़ोन यूज़ कर रहा था। फिर कोरोना के बाद से जो है एक ऑनलाइन का माहौल बन गया,
तो घर वालों को भी लगा कि अब एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है। तो उसके बाद से एंड्रॉयड फ़ोन तब मेरे पास आया। उसके बाद से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया, फेसबुक वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें भी यूज़ करता था मैं। पर ये दिल में, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि हमेशा से मेरे दिल में पहली प्रायोरिटी जो है नीट रही है। कुछ भी हो जाए, जैसे आप, जब मैं क्लास 11th और 12th तो कानपुर कर रहा था, 12th करने के बाद मैं जब यहाँ आया बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम यहीं से दिया था, तो 12th करने के बाद जब आया तो एक ह्यूमन होता है, मतलब लड़के का जो होता है, क्योंकि हार्मोनल वो तो है भाई कि अट्रैक्शन तो होता ही है सबका, कि GF हो, ये है वो है, ये सब चीज़ें जो है लगता था कि मतलब होनी चाहिए। और थोड़ा सा मतलब इन सब की तरफ थोड़ा सा मतलब भटक भी गया था क्लास 12th में। पर एक साल जो है वो 12th के दौरान ही थोड़ा सा मतलब लाइन मेरी हल्की सी भटकी, तो उसको हल्की सी बोलेंगे। पर तब भी मेरे दिमाग में जो है पहली प्रायोरिटी हमेशा से नीट रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करना कोई गलत नहीं, बस ये कि थोड़ा सा लिमिट में यूज़ करें। ये नहीं है कि आप सोशल लाइफ से एकदम ही कट हो जाएं। इससे लोग बोलते हैं कि एकदम कट हो जाओ। अगर आप सोशल लाइफ से एकदम कट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएंगे। थोड़ा सा सोशल लाइफ से भी मतलब आप जुड़े रहें, ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। जैसे मैं क्या करता था कि दिन भर पढ़ाई करता था और खाना खाने के बाद जो है वही थोड़ा बहुत फेसबुक खोल लिया और इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, वो ज़्यादा मुझे नहीं लगता, तो एक माइंड फ्रेश हो जाता था। तो जलालपुर के लिए आपकी कोई नसीहत, जो जलालपुर के जो नए लड़के तैयारी करना चाहते हैं और जितने भी हमारे माँ बाप के जो बराबर हैं, हमारी माएँ बहनें, सब जलालपुर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जलालपुर से आप बिलोंग करते हैं तो जलालपुर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जलालपुर में जो है बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। जलालपुर में जो है डिफरेंट फील्ड में, तो नीट के अलावा भी अगर आप देखेंगे जो JEE होता है और UPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गई और ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कोई पोएट्री लिखना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है। मैं डिफरेंट लोगों से बात किया हूँ, यहाँ के लोगों में मतलब बहुत जज्बा है। कहते हैं ना कि ये मिट्टी है जो है बहुत दम है इसमें। ये जलालपुर की जो मिट्टी है ये धीरे धीरे एजुकेशन का भी हब बनेगी इंशाल्लाह। और बच्चे जो हैं जो तैयारी करना चाहते हैं अपनी हॉबी के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है, जो जिसमें आपका वो कहते हैं कि आपका रुझान ज़्यादा है कि मुझे ये करना चाहिए, बेझिझक जो है आप उसमें जाइए। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिस भी फील्ड में जाओ हमेशा ये सोचना कि टॉप पे रहना है। कोई भी फील्ड हो, ये नहीं होता है कि नीट वगैरह, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, क्योंकि जो हमारी सोशल लाइफ होती है एक बैलेंस के हिसाब से चलती है। मतलब इसमें हर किसी का रोल है, जो रिक्शे वाला है, जो एक ठेला भी लगाता है, मतलब एक साइकिल चलती है। तो मेरा यही कहना, आप कोई भी काम करो उसमें आप अपना बेस्ट दो। इंशाल्लाह जो है आप एक जो सोसाइटी है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और हमारे जलालपुर के लिए ये फ़ख्र की बात होगी। और इंशाल्लाह जो अभी आगे बहुत लड़के हैं जो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है। कई दोस्त मेरे हैं UPSC में भी लगे हुए हैं, दुआएं कीजिएगा, वो भी मतलब आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह जलालपुर का नाम एक ऊंचाइयों पे मतलब होगा कुछ दिन में इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया मजहर भाई, हमारे बीच हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।